नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी में खजाने की चाबी मैं पढ़ाऊंगा। इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कठिन से कठिन शब्द को मैं लिखना सिखाऊंगा ताकि आपको कभी भी समस्या ना हो। अब जैसे लिखा हुआ है दफ्तर, ठीक है, यहाँ पे कर्मठ लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके के जो शब्द हैं, किस्मत लिखा हुआ है, कैसे आप लिखेंगे। बहुत सारे कठिन शब्द है, जैसे क्लर्क लिखा हुआ है, कैसे इस सब को लिखेंगे। इस टाइप के शब्द बहुत सारे मिलेंगे, जो एक एक चीज़ को मैं चर्चा करूंगा, एक एक शब्द को मैं पढ़ूंगा और बहुत कुछ इस कहानी के माध्यम से सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर इस कहानी को सुनकर देख कर जाइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, खजाने की चाबी है, ठीक है। कहानी का नाम क्या है? खजाने की चाबी, ठीक है। तो रामेश्वर, ठीक है, किसी का नाम है रामेश्वर जी एक छोटे से शहर में एक सरकारी दफ्तर में, दफ्तर बोला जाता है इंग्लिश में ऑफिस और हिंदी में बोला जाता है दफ्तर, ठीक है। इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे? ऑफिस, और हिंदी में दफ्तर। तो यहाँ पे देखिए दफ्तर है, यह द है, आधा फ है, त आ र, दफ्तर। तो बहुत सारे आपको अक्षर मिलेगा जो आधा लिखा जाता है, जैसे क, ये क्या हो गया? पूरा क हो गया, ठीक है। अब इस क को आधा क भी लिखा जाता है, क, इस तरह से क, ठीक है। तो ये आधा क हो गया और ये हो गया पूरा क, ठीक है। म को भी लिखा जाता है, ये म पूरा हो गया, ठीक है। इस तरह से आधा म लिखा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जहाँ पे आधा लिखा जाता है, ठीक है। क्यों लिखा जाता है? उच्चारण में आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? दफ्तर, तो आधा फ का उच्चारण आ रहा है दफ्तर, ठीक है ना, इसलिए लिखा जा रहा है। तो ये हो गया दफ्तर, ठीक है। दफ्तर में क्लर्क के, यहाँ पे देखिए देखिए अभी जो अभी बताया हूँ आधा क कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्लर्क में आ गया आधा क आ ल, देखिए ल आ र आ क, आ ये रेफ की मात्रा वाले र है, तो ये ल के ऊपर हम लोग डालेंगे रेफ की मात्रा। इससे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसको र, ठीक है। तो क ल र आ क, क्लर्क, ठीक है। तो ये हो गया क्लर्क, ठीक है। तो ये आधा जो ये रेफ की मात्रा वाले र होता है। र भी बहुत प्रकार का होता है, किसी अक्षर में इस तरह से लगा रहता है, ठीक है, तो इस तरह से भी लगा रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक एक चीज़ को मैं एक क्लास में बताया हूँ, ठीक है, और आज भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्लर्क थे, वो क्या थे? क्लर्क थे सरकारी दफ्तर में, यानी सरकारी ऑफिस में, एकदम ईमानदार, कर्मठ और उसूलों के पक्के। यहाँ पे देखिए पक्के, यहाँ पे जो आ रहा है पक्के, तो प आधा क, ठीक है, आ क में एकले, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? पक्के, ठीक है। तो वह बहुत ही ईमानदार थे, कर्मठ थे, काम करने वाले थे, वसूलों के पक्के भी थे, ठीक है। दफ्तर के बाकी कर्मचारी घूसखोर, लालची किस्म के थे, यानी दफ्तर के जो अदर लोग थे वो घूसखोर थे, लालची थे, इस किस्म के थे। हर काम के लिए आने वाले से रिश्वत लेते हैं और लेते थे। जितना भी कोई भी काम होता था ऑफिस के लिए, ठीक है, उस दफ्तर में, तो लोगों से क्या करते थे? रिश्वत लेते थे उनके काम करने के लिए। सरकार तो पैसा दे ही रही है, बट पॉकेट में ऊपर से लोगों को काम करने के लिए वो पैसा लेते थे, ठीक है। तो इसी को रिश्वत को हम लोग बोलते हैं। रिश्वत लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है, ठीक है। तो ये क्या करते थे? ये लेते थे लोगों से रिश्वत। लेकिन रामेश्वर जो है, जो ईमानदार था, वह नहीं लेता था। रामेश्वर जी के घर में उनकी पत्नी सुधा और उनके दो पुत्र
ठीक है। उनके घर में कौन कौन थे? उनकी पत्नी थी सुधा और 2 पुत्र थे, अविनाश और सौरभ। ठीक है। कौन कौन था? अविनाश और सौरभ 2 उनके पुत्र थे। दोनों पढ़ने में बहुत तेज थे और दोनों जो पढ़ते थे बहुत मेहनत करते थे और बहुत तेज भी थे। रामेश्वर जी उन्हें पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे और चाहते थे कि मेरे जो भी 2 बच्चे हैं ये पढ़ लिख कर के बड़ा आदमी बने, बड़ा अफसर बने। इसलिए दफ्तर से घर आते ही दोनों को पढ़ाने बैठ जाते थे और इसलिए वह ऑफिस से आते थे, दिन भर काम करके और थका हारा आते थे, फिर भी वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पे बैठ जाते थे ऑफिस से आने के बाद। ठीक है। रात में एक दिन रामेश्वर जी की दफ्तर से छुट्टी थी। अब क्या हुआ कि एक दिन दफ्तर में छुट्टी हो जाती है रामेश्वर जी के। पूरे घर ने उस दिन सफाई करने की ठान ली और जितने लोग थे घर में वो सब लोग सोचने लगे आज सफाई करते हैं घर की। ठीक है। बहुत दिनों से घर में सफाई नहीं हुई थी। सभी को काम बांट दिए गए और सभी को काम बता दिया गया कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। जैसे सुधा को रसोई साफ करनी थी, दोनों बेटों और रामेश्वर जी को बेडरूम और ड्राइंग रूम साफ करना था और जो बेटे थे 2 उनको और इनको ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम और बेड को साफ करना था। ठीक है। सबसे पहले रामेश्वर जी और उनके दोनों बेटों ने ड्राइंग रूम को साफ किया। उसके बाद वे तीनों बेडरूम में पहुंच गए और इसको सफाई करने के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं? बेडरूम में सफाई करने के लिए। सफाई करते करते रामेश्वर जी ने बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स निकाला। ठीक है। उसे साफ किया और उसे साफ किया। यह देखकर अविनाश ने पूछा, पापा इसमें क्या है? और वह पूछते हैं कि पापा इसमें क्या है इस लकड़ी के बॉक्स में? यह सुनकर रामेश्वर जी ने कहा, कुछ नहीं बेटे, बस ऐसे ही कुछ पुराना सामान है। तब सौरभ बोला, पापा खोलो ना, इसे हमें भी दिखाओ क्या है इसमें। और उसमें क्या है यह देखने के लिए दोनों उत्साहित हो गए। ठीक है। तो क्या होता है कि रामेश्वर जी ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें कहा न कि इसमें पुराना सामान है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें यह मिल जाएगा, देखते रहना अभी नहीं। अब ये गुस्सा होकर बोलते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब ये तुम्हें मिल जाएगा, तुम देखते रहना, लेकिन अभी नहीं तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है। अविनाश बोला, पापा क्या आपने इसमें कोई खजाना छिपा रखा है? अविनाश बोलता है कि क्या इसमें कोई खजाना छिपा रखा है आपने? सौरभ ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ पापा, मुझे लगता है आपने हमसे छिपा कर पैसा रख रखा है और हम इतनी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। रामेश्वर जी की गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उन्होंने समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं है, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपा रखा। वैसे इसमें पैसे नहीं हैं, मेरा यकीन करो। और इसे बोलते हैं कि मेरा यकीन करो, इसमें पैसे नहीं हैं। शोर सुनकर सुधा जी रसोई से बाहर आ गई। अब ये लोगों में बातचीत का चर्चा जो चल रहा था, यह आवाज़ सुनकर रसोई से क्या आ जाती है? सुधा जी आ जाती हैं। अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? तब तक दोनों बच्चे
गुस्सा होकर बाहर निकल जाते हैं। सुधा जी के पूछने पर रामेश्वर जी उन्हें बक्से के बारे में बताते हैं और अपने पत्नी को सुधा को उस बक्से के बारे में बताते हैं। सुधा जी, तो आप बक्सा खोल कर देखा देते, तो ये बोलते हैं आप बक्सा खोल कर दिखा देते हैं। रामेश्वर जी ने समझाते हुए कहा, बच्चों को अपने पिता की बात पर भरोसा होना चाहिए। अब तो ये समझो ये बक्सा नहीं तिजोरी है, और खबरदार जो तुमने इसके बारे में उन दोनों को कोई बात की। दोनों मिलकर सफाई करते हैं। दोनों बच्चे शाम को घर वापस आते हैं। दोनों गुस्सा थे और दोनों है सो गुस्सा थे शाम को जब घर में वापस आते हैं तो। अगले दिन से जैसे दुनिया ही बदल गई। दोनों कल तक जहां अपने माता पिता की इज्जत करते थे, वहां आज दोनों नफरत करने लगे। अब क्या होता है कि दोनों अब नफरत करने लगे हैं अपने माता पिता से। अविनाश और सौरभ को लगने लगा कि उसके पिता ने बहुत दौलत जमा कर रखा है और हमेशा गरीबी का रोना रोकर उन्हें हर चीज़ के लिए मना कर देते थे। और उन लोगों को ये भ्रम हो गया कि ये बहुत पैसा रखे हैं, लेकिन हर बार गरीबी का रोना रो करके हम लोग को गरीबी में जीना सिखाते हैं, जिलाते हैं। वे बेचारे ये सोचकर कि पापा ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते, लेकिन उनके पापा ने तो बहुत पैसा दबा कर रखा है। सुबह दोनों स्कूल चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और वहाँ पे भी वो पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। घर की बातें याद आ रही थी। इधर रामेश्वर जी भी जब ऑफिस पहुँचे तो उनका काम में मन नहीं लगता। सुधा जी बेमन से घर का काम निपटा रही थी। पूरे घर का माहौल बदल गया था। दोपहर को दोनों बच्चे घर आते हैं। रास्ते में उन्होंने प्लान बनाया था कि घर जाकर सबसे पहले उस बक्से की चाबी ढूंढेंगे। घर आकर उन्होंने सुधा जी से भी ढंग से बात नहीं की, यानी अपनी माँ से भी ढंग से उन्होंने बात नहीं की। खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद सुधा जी घर का सामान लेकर बाजार गई और सामान लेने के लिए वो बाजार जाती हैं। उनके जाते ही दोनों ने चाबी ढूंढना शुरू कर दिया। पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी उस बड़े से ताले की चाबी नहीं मिला। फिर सौरभ ने एक हथौड़ी लेकर ताला तोड़ना शुरू कर दिया और उस बक्से को तोड़ना की ये योजना बना लेते हैं और तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुराने ज़माने का ताला था जो कि बहुत मजबूत था। वह टस से मस न हुआ। दोनों थक कर हार कर बैठ गए और मम्मी के आने से पहले सब कुछ पहले जैसा कर दिया। और उसके मम्मी का आने से पहले जैसे जैसे जो भी था वो सब कुछ पहले जैसे कर दिया। शाम को रामेश्वर जी आए। वे बच्चों को पढ़ाने बैठे, लेकिन दोनों ने पढ़ने से मना कर दिया। रामेश्वर जी ने सोचा बच्चे नाराज हैं, कुछ दिनों में मान जाएंगे। इसी तरह कुछ समय बीत गया, लेकिन दोनों बच्चों का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अब वे दोनों नए कपड़ों खिलौनों के लिए जिद करने लगे। ठीक है, मना करने पर वह अपने माता पिता के उल्टा सीधा सुनाने लगे थे। उनकी नज़र में माता पिता की कोई इज्जत नहीं रह गई थी। रामेश्वर जी इस बात से बहुत दुखी थे और इस बात को लेकर रामेश्वर जी बहुत दुखी थे।
एक दिन जब अविनाश और सौरभ सो रहे थे तब रामेश्वर जी अपने पत्नी सुधा के साथ घर छोड़कर चले गए और इतना ये अच्छा महसूस नहीं करने लगे, वह घर छोड़कर चले जाते हैं। जब दोनों उठते तो देखा मेज पर एक चिट्ठी रखी है, उस पर एक बड़ी सी चाबी रखी थी। सौरभ ने लपक कर चाबी उठा ली। अविनाश बोला, पढ़ जरा चिट्ठी में क्या लिखा है। सौरभ ने पढ़ना शुरू किया। बेटा अविनाश और सौरभ, तुम्हें लगता है मैंने खजाना छिपा कर रखा है, इसलिए आज ये खजाना मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। हम दोनों ये घर और खजाना तुम्हें देकर जा रहे हैं। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। यह पढ़कर दोनों के होश उड़ गए। अविनाश, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर पापा कुछ जोड़ रहे थे तो काम तो हमारे ही आते, ठीक है। सौरभ बोला, भैया चलो एक बार देख ही लेते हैं कि कितना बड़ा खजाना है। दोनों उल्टी से बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं उसमें एक डायरी रखी थी, और वह खोलते हैं तो उसमें देखते हैं क्या है, एक डायरी है। दोनों उसे निकाल कर पढ़ते हैं तो उसमें उनके दादाजी ने रामेश्वर जी के लिए कुछ लिखा था। बेटा रामेश्वर, ये बातें अपने जीवन में उतारना, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। पहला क्या लिखे थे, कभी झूठ मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना। दूसरा लिखे थे, कभी ईमानदारी नहीं करना, कभी बेईमानी मत नहीं करना। दूसरा क्या लिखे थे, कभी बेईमानी मत करना, कभी झूठ मत बोलना। तीसरा लिखे थे, कभी काम से जी मत चुराना। चौथा लिखे थे, अपने से बड़ों का सम्मान करना। पांचवा लिखे थे, पैसों का कभी लालच मत करना। पांचवा लिखे थे, पैसों का कभी लालच मत करना। एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा बात बताए थे। कभी झूठ मत बोलना, कभी बेईमानी नहीं करना, कभी काम से जी मत चुराना, अपने से बड़ों का सम्मान करना। पांचवा लिखे थे, पैसों का कभी लालच मत करना। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यह वो दौलत है जो कोई तुमसे कभी नहीं छीन सकता। दोनों डायरी पढ़कर रोने लगते हैं। अविनाश कहता है, हमारे पापा अपने पिता के आदर्शों पर चल रहे थे और हम उनसे वे सच कह रहे थे, हम झूठ समझ रहे थे। वे ईमानदारी से चल रहे थे, हम उन्हें बेईमान समझ रहे थे। वे मेहनत से अपना काम करते थे, हम उन्हें रिश्वतखोर समझ रहे थे। उन्होंने कभी पैसों का लालच नहीं किया, लेकिन हम इतने लालची हैं कि पैसों के लिए माता पिता को खो दिया। वे अपने से बड़ों का सम्मान करते थे, हमने उनका कितना अपमान किया कि वे घर छोड़कर चले गए। दोनों सब कुछ छोड़कर माता पिता को ढूंढने के लिए चलने की तैयारी करते हैं। घर का ताला बंद करके जैसे ही बाहर निकलते हैं, सामने से रामेश्वर जी और सुधा जी आते दिखाई देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों बच्चे उनसे लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। रामेश्वर जी कहते हैं, बेटा तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ही हम चले गए थे। दोनों उनके पैरों में गिर कर माफ़ी मांगने लगते हैं और उस दिन से दोनों माता पिता की सेवा करने लगते हैं। तो दोस्तों देखें ना, कितना बहुत अच्छी कहानी हमें लगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। रियली मुझे बहुत अच्छा कहानी लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी।
ठीक है। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको रोज़ का क्लास मिलता रहेगा पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। बेसिक क्लास आपको मिलता रहेगा। एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारा वीडियो मैं बना दिया हूँ ताकि आप पढ़ाई लिखाई कर सकें। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आपके घर में कोई भी लड़का लड़की पढ़ने वाला है, ठीक है, तो कम से कम उनके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, उन्हें पढ़ने का मौका दे ताकि वह पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर देख लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो और दिल बाग बाग हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।